ओके, आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन बीपीएच। मुझे पता है कि आप लोगों का टॉपिक है दैट इज़ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, बीपीएच। इफ़ आई विल राइट हियर आई थिंक यू कैन सी। ओके, बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। प्रोस्टेट दिस इज द यूरेटर, दिस आर द बोथ आर द यूरेटर। और ये यूरेटर आपको पता है कहाँ से आते हैं, किडनी से आते हैं। ठीक है, किडनी से आते हैं बेटा, और राइट किडनी लेफ्ट किडनी से यहाँ पर ये यूरिन जो होता है वो इसके अंदर जमा होता है। यहाँ पर भी हमारे पास दो स्फिंक्टर लगे हुए होते हैं। एक स्फिंक्टर स्मूथ मसल का बना हुआ होता है, एक स्फिंक्टर स्केलेटल मसल का बना हुआ होता है। जब ब्लैडर भर जाता है तो स्मूथ मसल अपने आप खुल जाता है, लेकिन हम यूरिन को रोक कर रख पाते हैं इसलिए क्योंकि स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में होता है, जबकि स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ओके, सो अब यहाँ से ये क्या शुरू हो गया, दिस इज अ यूरिथ्रा। सो प्रोस्टेट ग्लैंड इज फाउंड आउटसाइड ऑफ द ब्लैडर, ईदर साइड ऑफ द यूरिथ्रा। क्लियर है? ठीक है, इधर साइड मतलब एक इस साइड और एक इस साइड, अलग अलग नहीं है, वो एक लोब है, दो लोबों में बटा हुआ। हालांकि दिया हुआ है दो लेटरल लोब है, आप एक राइट लेटर बोल सकते हैं, एक लेफ्ट लेटर बोल सकते हैं, और एक क्या है, मीडियन लोब है। पुरानी किताबों में 5 लोब थे, 2 लेटरल, एक मीडियन, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। लेकिन पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, नई बातें हैं, नया ज़माना है, तो नई बातों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ इतनी बात तो क्लियर हो गई। दिस इज अ वेरी सिंपल एनाटॉमी। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन में अपने फ्लूइड को सिक्रीट करता है, और वो फ्लूइड क्या कंटेन करता है? न्यूट्रिएंट कंटेन करता है, और वो न्यूट्रिएंट जो स्पम्प्स होते हैं उन स्पम्प्स को नरिशमेंट देता है वाइल दे आर ट्रैवलिंग थ्रू द यूरिथ्रा ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, मोस्टली जो है 50 ईयर्स ऑफ एज, 45 ऑफ एज, 70 to 80% मेल को होने के चांसेस रहते हैं। 70 to 80%, ये फीमेल में नहीं होता प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है? मेरी बात समझ गए? तो होता क्या है, जो नॉर्मल वेट है प्रोस्टेट का बेटा दैट इज 25 ग्राम्स। दिस इज द नॉर्मल वेट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। धीरे धीरे जब एज के हिसाब से ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है, तो अब इस एनाटॉमी से ही आप समझ रहे होंगे, जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जो ये यूरिथ्रा है इस यूरिथ्रा को क्या करता रहेगा, कॉम्प्रेस करता रहेगा। यूरिथ्रा को जब कॉम्प्रेस करता रहेगा तो आप देखेंगे जो यूरिन का फ्री फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यूरिन क्या होगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भरने लगेगी। ठीक है, यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भरने लगेगी। पेशेंट जब यूरिन को पास करेगा तो पूरी तरीके से जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं होगा। जब वो एम्प्टी नहीं होगा तो एनी टाइम इसके अंदर क्या रहेगी, यूरिन भरी रहेगी। यूरिन भरे होने के कारण से वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। गॉट द पॉइंट? सो व्हेन द नहीं होगी, एनी टाइम बची रहेगी उसके अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेगनेंट यूरिन, यानी बची हुई यूरिन। ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट। एक चीज़ और बता दूं, हालांकि इसका ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर बता देता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों यूरेटर और एक यूरिथ्रा एक ट्रायंगल बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगॉन ऑफ द ब्लैडर। सीख लो, सीखने में क्या बुराई है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्राइगॉन ऑफ द ब्लैडर। अब जब यहाँ पर यूरिन जमा होने लगी है तो साइन सिम्टम्स क्या होंगे? पहली बात तो बीपीएच क्या है, दैट इज़ अ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। उसको हाइपरप्लेशिया भी कहते हैं। प्लेशिया मतलब टिश्यू का बढ़ जाना, ट्रॉफी मतलब भी टिश्यू का बढ़ जाना, और उसको एक शब्द में बोल सकते हैं बीपीएस को, दैट इज कॉल्ड अ प्रोस्टैटिज्म। क्लियर है? नाउ व्हेन देयर इज अ स्टेगनेंट ऑफ द यूरिन तो होगा क्या, व्हाट विल बी द चीफ कंप्लेंट? इनएबिलिटी टू वॉइड, यानी कि अगर 25 ग्राम से ये बढ़ता चला गया, 100 ग्राम चला गया, 120 ग्राम चला गया, या मान लो कि पहले ही ये 50 ग्राम चला गया, यानी कि अपने वेट के डबल हो गया, तो इसका साइज बढ़ गया, यूरिन को रोकेगा, तो प्रॉब्लम क्या होगी, इनएबिलिटी टू वॉइड। पेशाब करने जाएंगे तो क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर से लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से। या फिर क्या होगा, जो एक फ्री फ्लो होना चाहिए यूरिनेशन का वो नहीं होगा, देयर विल बी लो फोर्स। क्लियर है? ठीक, अब जैसे जैसे ये प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे वेट आगे बढ़ता जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी
और बर्निंग में भी डेवलप, यानी कि पेशेंट क्या है बार बार यूरिन के लिए जाएगा क्योंकि उसके अंदर जमा हो चुकी है, स्टेगनेंट हो चुकी है, अर्जेंसी करके आएगा फिर जाएगा, पॉलीयूरिया जिसको बोलते हैं, और फिर यूरिन में उसको क्या होगा, जलन होगा। ड्यू टू द स्टेगनेंट ऑफ द यूरिन दीज सिम्टम्स आर ड्यू टू द सिस्टाइटिस, मतलब पहले तो बीपीएच है लेकिन यूरिन यहाँ जमा हो जाने से सिस्टाइटिस हो गया, बैक्टीरियल वहाँ पर ग्रोथ हो गई है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाने की वजह से सिस्टाइटिस होगा और ये सिम्टम्स क्या होंगे बेटा, अराइज हो जाएंगे। ठीक है, अब यूरिन स्टेगनेंट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बड़ा हो गया, यूरेथ्रा को कॉम्प्रेस कर रहा है, दूसरा ये जो यूरिनरी ब्लैडर का मसल होता है दिस इज़ अ स्पेशल मसल विच इज़ अ डेट्रूसर मसल, ये भी स्मूथ मसल का बना होता है और ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो चूँकि यहाँ पर यूरिन जमा हो जाने की वजह से ये डेट्रूसर मसल जो यूरिनरी ब्लैडर का मसल है इसमें क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। फिर क्या होगा, पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया आप जानते हैं बार बार पेशाब करने पेशेंट भागेगा। नॉक्चूरिया मतलब होता है कि रात में जो होता है पेशेंट को ज़्यादा पेशाब लगती है। ठीक है, जब जितना भी यूरिन वो खाली कर लेगा, यूरिन खाली करने के बाद जैसे अगर हम लोग नॉर्मल करते हैं, यूरिन जब खाली हो जाता है तो लास्ट में कोई बूंद बूंद नहीं गिरती, आप फोर्सली भले उसे पास करने की कोशिश करो मगर गिरती नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे पेशेंट ने जो भी यूरिन 150 ml 200 ml पास किया, पास करने के बाद फिर भी बूंद 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 क्या होती रहती है, गिरती रहती है, जिसे क्या बोलते हैं, ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशन। गॉट द पॉइंट। और सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा ही, क्योंकि इसका जो काम है वो काम अभी नहीं हो पा रहा है तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा ही। सो दीज आर द साइन सिम्टम्स ऑफ द बीपीएच। मेरी बात समझ गए, इज दिस क्लियर। तो जैसे जैसे वेट बढ़ेगा 25 ग्राम 50 ग्राम 60 ग्राम 80 ग्राम 100 ग्राम 120 ग्राम, और एक समय ऐसा आएगा कि जब बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा तो पूरी तरीके से यूरिथ्रा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और यूरिन का फ्लो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो साइन सिम्टम्स से ही पकड़ में आ जाता है, लेकिन कंप्लीटली ये जानने के लिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कितना वेट बढ़ा है और पेशेंट को अभी इमीडिएटली किस लेवल पे ट्रीटमेंट चाहिए, ये हम लोग डिसाइड करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट करके। तो पेशेंट अपनी साइन सिम्टम या अपनी कंप्लेंट लेकर आता है तो डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं बेटा, ये चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है। सो हाउ वी मेड द डायग्नोसिस। ठीक है, सो डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन मतलब होता है कि पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन दे दिया जाता है। लेफ़्ट लेटरल पोजीशन देने के बाद जो एग्जामिनर होते हैं, सर्जन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्लव्स पहन लेते हैं, उसके बाद ज़ैलोकेन जेदी लगा के और क्या करते हैं, रेक्टम में हाथ डालते हैं, सॉरी उंगली डालते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो ईदर साइड ऑफ द यूरिथ्रा एंड द लेटरल साइड या लोअर साइड ऑफ द रेक्टम, तो रेक्टम से जब डालेंगे तो जब तक ये नॉर्मल होता है तो फील नहीं होता, लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है, हाइपरप्लेशिया या हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो रेक्टम से उंगली डालने पे और अगर आप उसको टच करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होगा, फील होगा, जिसकी वजह से बता सकते हैं कि पेशेंट को बीपीएच हो गया है। ठीक है, सेकेंड डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करते हैं बेटा, अल्ट्रासाउंड, जो तुम्हें पता ही है। अल्ट्रासाउंड में कंप्लीट आ जाता है कि प्रोस्टेट का वेट कितना है, यूरिनरी ब्लैडर में कितनी यूरिन बची हुई है पेशेंट के वॉइड करने के बाद भी, ये सारी चीज़ें क्या होती है अल्ट्रासाउंड में क्लियर एंड कट हो जाती है। ठीक है, फिर होता है बेटा PSA, प्रोस्टेटिक सीमन एनालिसिस, प्रोस्टेटिक सीमन एनालिसिस। तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता है तो इसका भी लेवल क्या होता है, रेज्ड रहता है। चौथा क्या है, सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी मतलब होता है कि सिस्टो मतलब कोई भी ब्लैडर, ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पर यूरिनरी की वो बात करें तो सिस्टोस्कोपी यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में वो डालेंगे, क्या होता है, टेलीस्कोप डालेंगे और टेलीस्कोप डाल के डायरेक्ट विजन कर लेंगे कि प्रोस्टेट कितना बड़ा है कितना नहीं बड़ा है। ठीक है, और यूरिन टेस्ट कर लेते हैं। यूरिन टेस्ट इसलिए करते हैं बेटा ताकि पेशेंट को अगर सिस्टाइटिस का कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो वो भी तो ट्रीट करना है। ठीक है, और फाइनली अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करेंगे, MRI। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स व्हाट वी डू ड्यूरिंग द BPH। क्लियर है। मैनेजमेंट में बहुत बच्चे लोगों को वो हो जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट बेटा इसका 3 टाइप का है।
पहला तो लेप्रोस्कोपिक मैनेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, TURP। दिस इज ट्रांस यूरिथरल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, यानी कि टेलीस्कोप डालते हैं और उसमें रिसेक्टस्कोप होता है, और उस रिसेक्टस्कोप से सर्जन टेलीस्कोप से देख के उसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, ठीक है। TURP जहाँ पर ही क्या होता है, मीडियन लोब का अगर एनलार्जमेंट हुआ है, तो मीडियन लोब का एनलार्जमेंट हुआ है तो उस कंडीशन में देखो अलग अलग लोब भी बढ़ सकता है, अगर मीडियन लोब का एनलार्जमेंट हुआ है तो जो सबसे प्रिफरेबल है दैट इज़ TURP। इसमें कहीं कोई चीरा नहीं लगता है, सीधा यूरेथ्रा से डाल के देख लेते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब TURP हो जाता है तो चूंकि उसमें डालते हैं यूरेथ्रा में, तो मेम्ब्रेन में उसमें वो हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो बाद में वो क्या हो सकता है, चिपक सकता है आपस में, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा हो सकता है। और पेशेंट को लॉन्ग टर्म क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब कि काफ़ी दिनों तक 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता फॉलिज कैथेटर डाल के रखा जाता है, जिससे कि उसका यूरिन कंटिन्यूएशन में बना रहे, ठीक है। उसके बाद जब निकालते हैं तो बेटा प्रॉब्लम हो सकती है स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा के लिए, इसलिए यूरिथ्रल डायलेटेशन करते हैं जब पूरी तरीके से कैथेटर वगैरह निकल जाता है। किसी को ज़रूरत पड़ती है, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सेकेंड मैनेजमेंट इज सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी। तो बेटा ये सब सर्जिकल प्रोसीजर है। सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी मतलब क्या होता है, जो प्यूबिस होता है उस प्यूबिस को काट के, प्यूबिस एरिया को काट के और फिर उसके अंदर घुसते हैं और फिर वहाँ से क्या करते हैं, इनक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड वाया सुप्राप्यूबिक, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। सुप्राप्यूबिक, इसमें ब्लैडर को ओपन करना पड़ता है, अभी आपको डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। सो सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी में बेटा ब्लैडर को ओपन करना पड़ता है, ब्लैडर इज ओपनड, ठीक है, मेरी बात समझ गए। और तब उंगली डाल के सर्जन जो तो वो तो खैर विजिबल है, और दो जितने लोब्स रहते हैं उन सारे लोब्स को निकाल लेते हैं। डिफरेंस इज ब्लैडर इज ओपनड, हियर ब्लैडर इज नॉट ओपनड, एंड जो फाइनली सर्जिकल मैनेजमेंट है दैट इज रिट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी। सेम प्रोसीजर ये भी प्यूबिस के थ्रू जाते हैं, मगर यहाँ पर ही ब्लैडर इज नॉट ओपनड। तो बेटा ये एक तुम्हारे लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। सो इधर ब्लैडर नहीं खुलता, इधर ब्लैडर खुलता है। इसमें कोई चीरा नहीं लगता, इन दोनों में चीरा लगता है। चीरा कहाँ लगता है, दोनों में प्यूबिस में लगता है चीरा। प्यूबिस में चीरा के थ्रू अंदर जाते हैं। इसमें ब्लैडर भी खोलते हैं सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी में, रिट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी में ब्लैडर भी नहीं खोला जाता। लेकिन पेशेंट जब अपनी प्राइमरी कंप्लेंट्स में आता है, जब जैसे कि मान लीजिए कि उसका यूरिन रुका हुआ, इसको आप नोट डाउन कर लो, चलो पॉज करके देख लेना। तो सुप्राप्यूबिक और रिट्रोप्यूबिक, सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी एंड रिट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी दोनों में ही बेटा क्या करते हैं, प्यूबिस कैथेटर पड़ा रहता है, यानी कि ऊपर से भी कैथेटर रहता है प्लस यूरिथ्रल कैथेटर भी पड़ा रहता है, ठीक है। जबकि जो TURP करते हैं उस TURP में क्या रहता है आपका, ओनली यूरिथ्रल कैथेटर पड़ा रहता है, ठीक है। तो इसकी एक लंबी कैर है, पेशेंट को आप रख सकते नहीं, पेशेंट को आप घर भेज देते हैं, तो ये लीकेज भी होने लगता है, खासकर प्यूबिस जो कैथेटर रहता है वो लीकेज होने लगता है, लोकल इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप उसके लिए पेशेंट का एंटीबायोटिक चलाते ही हैं, रेगुलर उसकी ड्रेसिंग करते ही हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर। पेशेंट जब शुरुआती अपने साइन सिम्टम्स को लेकर आता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 70 ग्राम से 80 ग्राम से,
और अभी इंडिकेशन नहीं हो रहा है सर्जरी के लिए, तो पेशेंट को सिर्फ क्या कर देते हैं, फॉलिज कैथेटर को डाल के छोड़ देते हैं, जिससे कि उसको यूरिनरी प्रॉब्लम और सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है, अब इसमें बेटा है तो लॉन्ग टर्म केयर इसमें चाहिए होती है। पेशेंट को हम लोग सिखा देते हैं, तो पेशेंट को सिखाने पे हम लोग को क्या बोला जाता है, ठीक है, पहली बात आपको ये बताना है पेशेंट को कि सेक्सुअल पोटेंसी अफेक्ट नहीं रहेगी, सेक्सुअल पोटेंसी इज़ नॉट अफेक्टेड। जब ये प्रॉब्लम शुरू होती तो डिसफंक्शन हो जाता है, लेकिन जब इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाता है तो ये डिसफंक्शन नहीं होता है। ठीक है, फिर पेशेंट को क्या बोलना है, कोई भी विगोरस एक्सरसाइज नहीं करनी है, विगोरस एक्सरसाइज नहीं करनी है टिल 3 वीक्स ऑफ द सर्जरी। ठीक है, और पेशेंट को अगर मोस्टली पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हालांकि पानी पीने जाना ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट तो बदमाश होते हैं ना, तो लैक्सेटिव्स पेशेंट को क्या देना है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आपको देना है। यही सब लॉन्ग केयर में आपको करना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देना है पेशेंट को। ठीक है, और मैंने जैसे बताया था कि जब कंप्लीट हीलिंग हो जाती है, तो कंप्लीट हीलिंग हो जाने के बाद चूँकि कई दिनों तक यूरिथ्रल कैथेटर पड़ा रहता है, तो वो स्ट्रक्चर हो सकता है, तो यूरिथ्रल डायलिटेशन किसी पेशेंट पे इंडिकेशन रहता है। तो जब पूरा इधर से भी यूरिथ्रल फॉलिज भी निकाल देंगे, सुप्रा पे भी फॉलिज भी निकाल देंगे कैथेटर, तो क्या कर देते हैं, यूरिथ्रल डायलिटेशन कर देते हैं। ठीक है, फिर पेशेंट को जब सब कुछ बाहर निकल गया, अब उसको अपने से क्या करना है बेटा, यूरिन करना है। यूरिन करने के लिए उसको अपना जो स्केलेटल मसल होता है उसको, उसके जो स्टिमुलस है उसको बढ़ाने के लिए उसको कुछ एक्सरसाइजेस बोली जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो विगोरस एक्सरसाइजेस नहीं करना है, होने दो ना, जो मेहनकाय की परेशानी हो रही है। तो नंबर 1 इट इज़ कॉल्ड कीगल एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज। ठीक है, कीगल एक्सरसाइज क्या होती है बेटा, कि जो पेल्विक फ्लोर का मसल होता है ना, पेल्विक फ्लोर का मसल जहाँ से यूरिथ्रा स्टार्ट होता है, जहाँ से यूरिथ्रा ये स्टार्ट होता है, तो पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि उसको आप होल्ड करके रखो, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखो, छोड़ो, कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखो, छोड़ो, ऐसे 5 से 6 बार करना है, दिन में 3-4 बार। अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसको नहीं करना, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल, जिसको क्या बोलते हैं, कीगल एक्सरसाइज। ठीक है, ये पेशेंट को करना है 3 से 4 टाइम करना है। ठीक है, 3 दिन में 3-4 बार, तो 5-6 बार बस, मतलब कि एक बार रोक के छोड़े, रोक के छोड़े, रोक के छोड़े, 5-6 बार रोक के छोड़े, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, इससे अधिक नहीं करना है। पेल्विक टिल्ट से करना है, यानी कि लेट जाए आराम से। ठीक है, और लेटने के बाद उसका जो, अब जैसे पेशेंट ऐसे लेट गया, लेटने के बाद फिर दोनों पैरों से क्या करना है, अपने पेल्विक फ्लोर को ऐसे करके उठाना है लेटने के बाद। ठीक है, सिंपल वॉकिंग कर सकता है, हल्की हल्की वॉकिंग कराओ उसको। एक्सरसाइज एम्बुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो कीगल एक्सरसाइजेस से क्या होगा कि उसका जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल का जो स्फिंक्टर बना हुआ है, वो स्फिंक्टर उसके कंट्रोल में आ जाएगा, और एक कंटिन्यूस फॉलिज कैथेटर पड़े रहने के कारण जो उसको यूरिन रोक नहीं पाता था, अब क्या होगा, यूरिन उसको रोक लेगा। तो एक्सरसाइज बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना ही है BPH में, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, आपके लिए यूज़फुल है, तो मेरी हर बार की आपसे रिक्वेस्ट है कि हर बार की रिक्वेस्ट क्या होती है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो पे आप कमेंट करके सवाल पूछें, और अबव ऑल को सब्सक्राइब करें, जो कि एक बहुत बड़ा बूस्टर होता है किसी भी यूट्यूबर्स के लिए। बेटा ये जो आप 10, 15, 20 मिनट में क्लासेस को पढ़ लेते हैं, इसको बनाने में बहुत समय लगता है। आप स्टार्टिंग की वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो रही थी। क्यों? मैं जिस जगह से वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लाइट का प्रॉब्लम हो जाने की वजह से मुझे दूसरी जगह से लाइट को जब हम मैं लेकर आता हूँ तो वो डायरेक्टली इस पर शाइन करती है। तो आप, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो परिश्रम हो रहा है उस परिश्रम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।